Hello everyone, good morning. Welcome to Rajmada Vidya VR online classes. This is your business studies lecture. So let's have a start. Okay, in previous lecture we had learned about nature of management, what is the characteristics of management. Then today we are going to study about importance of management. सो इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है. सो इन मॉडर्न टाइम देखो, मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न टाइम. सक्सेस और फेलियर्स ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट सही होना चाहिए, वेल एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, वेल जो है उसमें बहुत सारे जो है स्किल्ड होने चाहिए, स्किल होनी चाहिए. सो बिज़नेस एक्टिविटी तभी सक्सेसफुल, कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसका मैनेजमेंट सही तरीके से काम करे. इफ़ मैनेजमेंट कंटेन्स लिमिटेशंस डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज, अगर मैनेजमेंट बहुत सारी अपने ऊपर लिमिटेशंस रखता है जबकि उसके पास मॉडर्न और सफिशिएंट रिसोर्सेज है, फिर भी इट्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल. तो किसी भी चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, यूज़ नहीं हो सकता. द लेआउट ऑफ मशीनरी इज़ देयर बट इट हैज़ इट्स ड्रॉबैक्स. if efficient human resource is there but its management is not proper, मतलब अगर लीडरशिप ही सही तरीके से काम नहीं करेगी, लीडर ही सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उसके नीचे जो वर्कर्स हैं या उसके जो को वर्कर्स हैं वो कैसे कर पाएंगे. अगर मशीनरी है आपके पास, अगर सब कुछ है लेकिन आपके पास मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते. देन द बिजनेस यूनिट वुड फेल. और अगर ऐसा हुआ तो जो है जो भी बिजनेस यूनिट है वो फेल हो जाएगा. द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. जैसे नेसेसरी इन एवरी फील्ड, तो हमने पढ़ा था ये चीज़ कि चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपके रिलीजन हो, आप सोसाइटी हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, एवरी एंड ईच फील्ड, even in our home also management is required. It is very necessary. Okay, function like functions are like planning, organizing, direction and controlling are required in all these activities. हर जगह, चाहे स्पोर्ट्स में, आप कहीं भी स्पोर्ट्स में जाएंगे तो देखो वहाँ पर भी होता है ना कि आप मैच के पहले हमेशा प्लानिंग होती है कि किस तरीके से कौन से कंट्री या किसके सामने हमारी मैच होने वाली है. तो सबसे पहले प्लानिंग होती है कि भाई सामने वाला कैसा है खिलाड़ी, उस हिसाब से हम अपना जो भी प्लान है वो बनाएंगे. उसके बाद एक लीडर होता है हमेशा, जो कैप्टन कहा जाता है. स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो कैप्टन कहा जाता है. उसकी लीडरशिप में हम जो है मैच खेलते हैं, वो जो बोलता है. जैसे आप क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं तो क्रिकेट अगर देखते हैं आप लोग तो आपको समझ में आता होगा कि जो कैप्टन है वो बोलता है कि भाई फील्ड में जहाँ पर भी वो जिस भी फील्डर को वो या फिर जिस भी स्पोर्ट्समैन को, क्रिकेटर को वो बोलेगा यहाँ आप खड़े हो जाओ, इधर आप खड़े हो जाओ, आप बॉलिंग करेंगे आप, तो वो वही काम करता है जो उसको कैप्टन कहता है. देन कंट्रोलिंग होता है. ओके, कैप्टन की कंट्रोलिंग आप फील्ड पर देख सकते हैं जब आप क्रिकेट देखते हैं तो, ठीक है. आप कैप्टन देखेंगे, आप वो किसी को डांट भी सकता है, उसको जो है डांट के बोल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके की बॉल डालो. कभी कभी वो बॉलर को जो है आइडियाज़ देते हैं या फिर उनको ऑर्डर भी दे सकते हैं. तो हर जगह पे ये चीज़ होती है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो मैनेजमेंट का ये काम होता है, मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज. जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका आप मैक्सिमम यूज़ करें, लाइक लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, पर्सोनेल और मशीनरी, है ना. तो उससे क्या होता है, अगर मैनेजमेंट सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करता है तो इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. इससे रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसका वेस्टेज कम होता है. देन थर्ड होता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. कोई भी ऑब्जेक्टिव आप कोई अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका मोटो होता है, तो मैनेजमेंट वहाँ पर बहुत नेसेसरी होता है फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना. वो ही काम करवाता है सारे के सारे, वही प्लानिंग करता है, वही ऑर्गेनाइजिंग करता है, हमको तो सिर्फ काम करना है. तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या अकम्प्लिश करने के लिए जो है मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड.
यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली ऊपर से हम नीचे तक, यहाँ तक जहाँ तक भी पढ़ा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट को ही क्रेडिट देना पड़ता है बिजनेस के सक्सेस का। क्यों? क्योंकि वही जो है उसी का कंट्रीब्यूशन होता है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, देन स्टाफिंग में, हर जगह वो होता है। सो इसी वजह से कहा जाता है कि उसका जो भी सक्सेस है बिजनेस का, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है उसके मैनेजमेंट पे। ठीक है। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो फर्म जो है बहुत ही जल्दी डेवलप होगी, है ना। जो हमारा यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, वो जल्दी एक्सपांड होगा, बड़ा होगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है अगर आपका बिजनेस एक्सपांड होगा, अगर आपका बिजनेस बड़ा होता है तो आपको ज़्यादा जो है लोगों की, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो जनरली क्या होता है प्रॉफिट, ऑब्वियसली अगर आप काम अच्छा करेंगे, आप अच्छी तरीके से जो है अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ऑन टाइम पर करेंगे, मिनिमम कॉस्ट पे करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, तो प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा ना। सोशल बेनिफिट, ओके। अब हर एक बिजनेस का, बिजनेस शुरू कहाँ होता है? सोसाइटी में ही होता है ना। मतलब हमारी ये जो सोसाइटी है, हमारा जो सोसाइटी मतलब आपकी वो गली नहीं, हमारा जो ये समाज है, हमारा जो ये देश है, हमारा यहीं पे होता है बिजनेस, हम इन्हीं के बीच बिजनेस करते हैं। तो हमेशा एक कोई भी बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करने का उसका एक डिफरेंट अदर मोटो ये भी होता है कि भाई आप सोसाइटी को हेल्प करें। ओके। तो रिसोर्सेस ऑफ द, क्योंकि आप सोसाइटी में से ही रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं। लैंड आप कहाँ से लाएंगे? सोसाइटी में से ही लाएंगे ना। समाज की हमारे यहीं पे होगी, ज़मीन पे ही होगी ना, कहीं और तो लेंगे नहीं। लोग कहाँ से, वर्कर्स कहाँ से लाएंगे? तो मैनेजमेंट वर्क्स इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी। सो सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीजेज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल होता है तो उसमें सोसाइटी का भी भला होता है। ठीक है। बिजनेस यूनिट्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट, अगर हमारा लोकल ब्रांड होता है तो लो कॉस्ट में वो प्रोड्यूस होता है, चीज़ें प्रोडक्ट बनाई जाती है, तो लोगों को रीज़नेबल कॉस्ट में, रीज़नेबल प्राइस में वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। और अगर सोशल बेनिफिट है तो उसी से ही ये कनेक्ट करता है नेशनल मोटो, है ना, कि नेशनल मोटिव हो जाता है ये टोटल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन टू अनटेप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन्स को ज़्यादा काम मिलता है, लोगों को वर्क मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होता है, और गुड प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है? इकोनॉमिकली, सोशली, नेशनली डेवलपमेंट होता है। सो नेशनल मोटो भी इससे अचीव करते हैं। फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, इसको हमने, अगर आपने लाइव लेक्चर अटेंड किया था तो लाइव लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको समझा था कि हाउ द मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस कैसे है? तो साइंस मीन्स क्या है? साइंस क्या, पहले हम साइंस का एक डेफिनेशन समझते हैं। साइंस क्या है? तो साइंस एक सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। जो साइंस पढ़ते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में वो काम करता है ना साइंस। पहले उसका प्रैक्टिकल होगा हर एक चीज़ का, फिर उसके बाद में जब वो सक्सेसफुल होंगे तब वो बताया जाएगा कि भाई इसका हम कर सकते हैं इनोवेट, इसको हम कर सकते हैं। इसके जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, वो हमेशा प्रैक्टिकल्स मतलब करके, उसको ऑब्जर्व करके फिर बनाए जाते हैं। तो साइंस एक ऐसे देखने जाओ तो साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड एंड कॉज अ इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड। मैनेजमेंट भी ऐसे ही होता है थोड़ा थोड़ा। मैनेजमेंट टू हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, साइंस के जैसा ही होता है। सिस्टमैटिक बॉडी होती है ऑफ नॉलेज, है ना। साइंस मैनेजमेंट की भी सिस्टमैटिक बॉडी होती है एक। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सलिटी, मतलब पूरे वर्ल्ड में जैसे साइंस है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही। अमेरिका में भी ऑक्सीजन को O2 ही बोला जाता है, हमारे यहाँ पे भी ऑक्सीजन को वही बोला जाता है। ओके। सोडियम को Na बोला जाता है, Na2, तो यहाँ पे भी वही बोला जाता है। जो है पानी को वहाँ H2O बोला जाता है, यहाँ पे भी H2O ही बोला जाता है। तो सेम ही होता है, सिमिलैरिटी होती है, कहीं अलग अलग नहीं होता साइंस।
वैसे ही मैनेजमेंट भी यूनिवर्सलिटी है, हर जगह पे एक जैसा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, मैनेजमेंट भी ऐसे होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो दीज प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन जो है आप तो जो है साइंस मैनेजमेंट एक जैसे ही लगभग है। तो दीज प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन, कैपिटल, मेथड एक्सेट्रा इज डन। थस मैनेजमेंट इज अ साइंस अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, साइंस टीचर्स अ वन टू नो। ठीक है, साइंस एक जैसा ही हर जगह पढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अच्छा, आर्ट से भी ऐसा ही होता है। आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल। आर्ट में क्या होता है, स्किलफुल होता है, पर्सनल एप्लीकेशन होती है, इसमें अपना पर्सनल एक एप्लीकेशन होता है। जैसे हमारे कंट्री में अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत सारे सिंगर हैं या फिर बहुत सारे म्यूज़िक जो है देने वाले लोग हैं, म्यूज़िकल लोग बहुत सारे। बट आप देखेंगे कि जो सिंगर्स हैं उनके अलग अलग बहुत सारे वेरियस डिफरेंट उनकी वॉइस होती है, वोकल क्वालिटी होती है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो है सिंग करते हैं, ओके, गाना गाते हैं। तो आपको उनमें से बहुत सारे, सभी अच्छा ही गाते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअल कुछ सिंगर्स ही पसंद होंगे, इंडिविजुअल कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स ही पसंद होंगे जिनके म्यूज़िक आपको पसंद आते होंगे, है ना। तो ऐसा ही सेम है, तो आर्ट ऐसा ही है, पर्सनल एप्लीकेशन आता है, अपना एक पर्सनल कुछ टच देना उसमें। एक्सपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, बट टू इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव ऑल्सो थियरिकल नॉलेज, और साथ साथ में थियरिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, लाइक स्टडी मटीरियल्स। ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल, पर्सनल स्किल जो हमने पढ़ा था, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। ओके, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, प्रैक्टिस हमेशा आर्ट में बहुत ज़रूरी होती है, टेक्निकल आर्ट नॉलेज, ठीक है, जो है। तो इसीलिए कहा गया, जॉर्ज टेरी ने इसमें भी कहा है कि आर्ट टीचर्स वन टू डू, इसमें भी। तो जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट, और ऐसे ही सेम एज प्रोफेशन में भी होता है। तो प्रोफेशन इज़ एन एक्टिविटी जो स्पेशलाइज्ड, ये एक ऑक्यूपेशन है। प्रोफेशन तो एक ऑक्यूपेशन होता है ना, काम होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, दीज आर प्रोफेशनल्स, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। इनकी फ़ीस लगती है ना, ये लोग अपने काम करते हैं सोसाइटी में, तो ये लोग फ़ीस लेते हैं, ठीक है। द प्रोफेशन ऑफ द अबव पीपल ऑफ जो है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे लॉयर है तो उसको एलएलबी करना ही पड़ता है, डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस या फिर एमडी होना ही पड़ता है, तो उस जो है टीचर है तो उसको बीएड करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो बीबीए होते हैं, एमबीए होते हैं, इनका भी मैनेजमेंट का एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। फिर नॉलेज एंड रिसर्च इंक्रीज, तो जो प्रोफेशंस में है मैनेजमेंट में भी ऐसे ही एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट में भी सेम एज चीज़ वैसे ही काम आती है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, लाइक प्रोफेशनल एसोसिएशंस कैसे कि जैसे लॉयर्स होते हैं तो उनका बीसीआई करके उनका एक एसोसिएशन है। अगर लॉयर्स को कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना तो वो उधर जाते हैं, बीसीआई, जैसे बार काउंसिलर ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स होते हैं तो मेडिकल काउंसिलर ऑफ इंडिया, ओके, एमसीआई जिसको बोलते हैं। ऐसे मैनेजर्स का भी अब बना है, अभी ये हमने बात की थी कि AIM है, यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, अभी ये स्टार्ट हुआ है इसका, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। जैसे IIM होता है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट किसको बोलते हैं कि ईच एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट्स मेंबर। इसमें क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि जो ये एसोसिएशन, जो ऊपर वाला पॉइंट हमने पढ़ा, ये जो एसोसिएशन है इसमें आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, इसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है और उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप, तो इसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। अगर सारे के सारे मेंबर्स इसमें रजिस्टर होते हैं तो आपको सारे के सारे मेंबर्स को इसके, ये जो एसोसिएशन है उसका रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं हैं तो नहीं करना पड़ेगा।
फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही प्रोफेशन में कि भाई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, अब ये हमेशा फ़ीस नहीं लेते, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो भाई वो फ्री में भी काम करके दे देते हैं। फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने अपने पेशेंट को कितनी जल्दी और कितने अच्छी तरीके से वो ठीक कर दे, ठीक है। जैसे सीए है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो अपने क्लाइंट्स के प्रति लॉयल होता है, क्योंकि बड़े बड़े वो अकाउंट्स लिखता है तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, भले वो उसके पास 10 क्लाइंट है लेकिन वो एक दूसरे की बातें किसी को बता नहीं सकता, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। प्रणाम।